Okay, so let us begin with the specimen paper for 2025 O level. Hamza Dakhni. I'll write the candidate number, center number, and then move forward. You'll be given with a list of formulas, so you can revisit this. Calculators are not allowed in this part of the paper. From the first question, write 2.70486 correct to 3 decimal places. So we have to observe the fourth decimal place. अगर ये 5 या उससे ग्रेटर होगा तो हम थर्ड डेसिमल प्लेस में ऐड 1 कर देंगे. सो द आंसर विल बिकम 2.705. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 10y minus 2y plus 5y. बिकॉज ऑल दीज आर लाइक टर्म्स तो आपने सिर्फ कोफिशेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. तो 10 minus 2 is 8 plus 5 is 13y. तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 13y. The bar chart shows the marks scored by a group of students in a test. Write down the mode. Mode जो है वो highest frequency को देखता है. तो जो सबसे ज़्यादा frequency है वो इस बार की है which is 9. तो आपका जो आंसर हो जाएगा this will be 9. ये by observation होती है. Work out the total number of students in the group. अब आपको जो ये frequency है this is the number of students. ये आपको number of students बताएगा. So 4 mark के 2 students हैं. For 5 marks we have 3 students. For 6 marks we have 1 student. For 7 marks we have 3 students again. For 8 marks we have 5 students. For 9 marks we have 6 students. And for 10 marks we have 5 students. हमें इनको all together करना है. 2 plus 3 is 5, 6, 9, 14, 20 and 25. So the total number of students is 25. आपको यहाँ पे वर्किंग शो करने की कोई नीड नहीं है बिकॉज ये 1 मार्कर है. फाइंड द मीडियन स्कोर. अब आपने मीडियन स्कोर देखना है. ठीक है. फॉर द मीडियन स्कोर हमने यहाँ पे 25 का बिकॉज देयर आर 25 स्टूडेंट्स तो हम अगर इनको डिवाइड बाई 2 कर दें तो दिस विल बी 12.5. तो हम इसका 13th स्टूडेंट देखेंगे कि वेयर डज ही फॉल. ठीक है. तो 13 स्टूडेंट जो है वो यहाँ तक 2 स्टूडेंट्स हैं अंटिल दिस बार फर्स्ट बार. सेकेंड बार तक 5 स्टूडेंट्स हो जाते हैं. थर्ड बार तक कलेक्टिवली 6 स्टूडेंट हो जाते हैं. 7th बार तक 9 स्टूडेंट हो जाते हैं. 8th बार में आके 14 स्टूडेंट कलेक्टिव हो जाता है. अब देखिए 9 के बाद आफ्टर 9 अंटिल 14 मतलब कि ये 9 से 14 तक की रेंज है. सो 13 स्टूडेंट फॉल इन दिस बार. तो आपका जो मीडियन का आंसर होगा दैट विल बी 8. जब आप एक दफ़ा ही कर लें तो उसके ऊपर मार्क्स लिख सकते हैं. इसमें मैंने स्टूडेंट को बताया कि ये भी एक अच्छी टेक्निक है ताकि आप टाइम लिमिट भी देख सकें. तो फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 एंड 5 तो आपने अपने पास लिख लिए कि यू आर डन विद दिस 5 मार्क्स. तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है, आगे जाके आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करती है. द स्केल ड्राइंग शोज द पोजिशन ऑफ टाउन ए एंड टाउन बी. टाउन बी इज़ ड्यू नॉर्थ ऑफ टाउन ए. हमें दिख रहा है यहाँ पे कि ए के बिल्कुल नॉर्थ पे टाउन बी है. द स्केल ऑफ द ड्राइंग इज़ 1 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर्स. ठीक है. टाउन सी लाइज टू द ईस्ट ऑफ लाइन ए बी. अब देखिए ये आपके डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है. अभी कह रहा है कि जो लाइन ए बी है इसके ईस्टर्न साइड पे यहाँ पे सी पॉइंट लाई करता है सच दैट कि इट इज़ 25 किलोमीटर फ्रॉम ए. अब मैं इसको स्केल के अकॉर्डिंगली इफ इट सेज कि 25 किलोमीटर तो इट मीन्स के 5 सेंटीमीटर एंड 40 किलोमीटर फ्रॉम बी तो इसका मतलब है कि 8 सेंटीमीटर. ठीक है. क्योंकि स्केल आप यहाँ पे देख लें स्केल इज़ 1 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर. सो इफ इट सेज 25 किलोमीटर्स तो आप डिवाइड बाय 5 किलोमीटर कर लें तो आपको ये स्केल बताएगा 5 सेंटीमीटर. दैट मीन्स कि जो ऑन द मैप है ये मैप है आपका उस पर आप सेंटीमीटर्स में ड्रॉ करेंगे. अच्छा अब ए बी लाइन जो यहाँ पर है आई हैव मेजर्ड दिस थ्रू दी स्केल तो ये अराउंड सम वॉट 4 सेंटीमीटर आ रही है. तो मैं आपको 4 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंगली आई शो यू कि इसको अगर हम ड्रॉ करें लेट्स सपोज यहाँ पे तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर.
इससे मुझे लाइन बनानी है। अब मुझे इससे प्रोटेक्टर यूज़ करना पड़ेगा एंड प्रोटेक्टर यूज़ करते हुए assume this the point I'll look forward again, इसका साइड बाय साइड रख देते हैं। तो आपका जो पॉइंट बी है वो टॉप पे और पॉइंट ए डाउन है, ठीक है। तो आपने करना ये है कि यूजिंग दिस प्रोटेक्टर आपने ए पॉइंट से, यहाँ पे जो दिया हुआ था कि फ्रॉम ए पॉइंट इट इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने ए पॉइंट से यहाँ पे 5 सेंटीमीटर यूजिंग अ प्रोटेक्टर आपने मार्क करना है। तो आई विल ओपन दिस अराउंड 5 सेंटीमीटर और मैं यहाँ पे एक आर्क बना लूँगा, ठीक है। दिस इज़ द आर्क आई हैव टू शो। दूसरा ये कि इट इज़ द सी पॉइंट इज़ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। अब बी जो है वो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे। मुझे इससे शो करना है कि ये जो है वो कितना है 8 सेंटीमीटर। तो मैं इसको पहले 8 सेंटीमीटर ओपन कर दूँगा लाइक दिस, और अब मैं इसका जो है वो एक आर्क बना दूँगा। तो व्हेन आई ड्रॉ दिस आर्क, तो ये जहाँ पे दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मुझे इस पॉइंट तक सी मिल रहा है। तो व्हाट आई विल डू कि मैं इसको यहाँ से पॉइंट से मैं इस पॉइंट सी तक ज्वाइन बैक कर दूँगा। दिस इस पॉइंट आपका ए, इस पॉइंट से मैं ज्वाइन कर दूँगा। ये देखिए लाइन आपकी 5 सेंटीमीटर आ रही है ऑन द रूलर, और आपने इस पॉइंट से फ्रॉम द टॉप पॉइंट विच इज़ बी इन आवर केस, आपने इसको ज्वाइन कर देना है जो सी जहाँ पे दोनों आर्क मीट कर रहे हैं। तो दिस इज़ 8 सेंटीमीटर। आपने इसकी भी लाइन बना दी। जब आपने ये लाइंस बना दी तो नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है मेजर द बियरिंग ऑफ टाउन सी फ्रॉम टाउन ए, ठीक है। आपको सी फ्रॉम ए कह रहा है। तो आपने करना ये कि आपने प्रोटेक्टर लेना है और आपने इस प्रोटेक्टर के थ्रू ये एंगल मेजर करना है। अब मैं सिर्फ आपको स्क्रीन पर मेजर करके बताऊंगा ये, एंड दिस एंगल इज़ अराउंड 125 डिग्रीज। अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको ये एंगल दिखेगा जहाँ पे ग्रीन आपकी ये आ रही है, ठीक है, ग्रीन पेंसिल आ रही है, वो आपको इंडिकेट करिए 125 डिग्रीज शो कर रहे हैं। तो आपका ये जो एंगल हो जाएगा, ठीक है, इन दिस केस बैक टू, आपके यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा एज आई शोड यू कि इस तरह आ रहा है कि ये लाइन इस तरह आएगी नीचे टूवर्ड सी के लिए, और यहाँ से ही ज्वाइन करिए। तो ये पॉइंट आपका सी ज्वाइन होगा, और जो एंगल हमें यहाँ से मिला था इस एंगल इज़ 125 डिग्रीज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 125 डिग्रीज, गिवन दैट कि ये आपका 8 सेंटीमीटर है और ये आपका 5 सेंटीमीटर। सो यू हैव टू ड्रॉ दिस यूजिंग अ रूलर एंड अ पेयर ऑफ कंपासेस, ठीक है। आगे राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ 9। 9 का रेसिप्रोकल होगा 1/9। रेसिप्रोकल का मतलब है कि आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दो। सो दिस विल बिकम 1/9। अगेन जब आपका ये पेज एंड हो जाए तो आप फिर कलेक्टिव मार्क्स रखते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपने स्कोर किए या आपने अभी तक जो है वो अटैम्प्ट कर लिए 5 मोर मार्क्स, तो आपको पता होना चाहिए यू आर डन विद 10 मार्क्स, ठीक है। एंड इफ़ पॉसिबल आप यहाँ पे लिख भी दें यहाँ पे 10 मार्क्स हो गए। मूविंग फॉरवर्ड, वर्क आउट 0.2 एंड 0.4। इट्स वन ईजी क्वेश्चन। आपने करना ये होता है कि होल नंबर्स लेना होता है, और यहाँ गया 8, ठीक है। 2 × 4 इज़ 8। 8 में जो डेसिमल है वो इन द एंड है, और यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं, 1 यहाँ पर आ रहा है, 2 यहाँ पर आ रहा है। आपने जो 8 के बाद वाला डेसिमल है उससे 2 लेफ़्ट साइड पे आ जाना है और डेसिमल प्लेसमेंट यहाँ पे कर देंगे। सो दिस विल बी फिल्ड अप विद 0, और आपका आंसर बन जाएगा 0.08। नेक्स्ट पार्ट आपने यहाँ पे अप्लाई करना होता है बॉड मास। पूरे मैथ्स में बॉड मास अप्लाई होता है। सो देयर इज़ नो ब्रैकेट बट यू हैव टू अटेम्प्ट फर्स्ट डिवाइड, फिर आपने मल्टीप्लाई करना होता है, फिर ऐड होता है और फिर सब्ट्रैक्ट होता है। तो सबसे पहले जैसे हम जिस चीज़ को हमें करना है वो ये वाला पार्ट है। जब दो फ्रैक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं तो उनको हम सेकंड वाले फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकेट कर देते हैं, जैसे अभी हमने 9 को किया था। तो रेसिप्रोकल जो है वो बन जाएगा 6/7। नाउ सिंप्लीफाइंग इट, तो ये 3 × 1 3 × 2। आपने अब इसके अलावा कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो आपने स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 2 इज़ 4 एंड 7 × 1 इज़ 7, और यहाँ पर
1/3 एज इट इज़ लिख देना आपने। जब दो आपने डिवाइड कर लिया, व्हेन यू आर डन विद मल्टीप्लाइंग, देन वी हैव टू मूव ऑन टू एडिशन। एडिशन में याद रखें कि फ्रैक्शंस में एलसीएम लेना पड़ता है, और 3 और 7 का एलसीएम जो है वो 21 होता है। आपने इस एलसीएम को बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 7 और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना है। सो दिस विल बिकम 7 + 12। तो आंसर आपका आ जाएगा 19/21। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 19/21। मूविंग फॉरवर्ड, फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब होता है कॉमन लेना, ब्रैकेट्स बनाना। तो 12 और 3 में आपके पास कॉमन है 3, यहाँ पर आ जाएगा 4, बल्कि कहाँ पर 12 और 3 में आपके पास कॉमन है 3, और a स्क्वायर में आपके पास कॉमन है a। सो यू आर लेफ्ट विद ओवर हियर b माइनस, एंड 3a स्क्वायर में से 3a बाहर आ चुका है, सिर्फ बच गया है a। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 3a ब्रैकेट b माइनस a। ये जब पेज हो जाएगा तो नाउ यू आर डन विद 2, 3, 5 एंड 6 मार्क्स। आपने यहाँ पे लिख दिया कि दिस पेज होल्ड्स 6 मार्क्स वेटेज, और पीछे तक हम 10 कर चुके थे। सो यू आर डन विद 16 मार्क्स। मूविंग फॉरवर्ड, Maya has a spinner with 4 sections number 1 to 4. She spins a spinner 200 times. इसने 200 times spin किया इसको। Her result are shown in the table. नंबर ऑन स्पिनर 1 जो है वो 25 टाइम्स आया है, 2 जो है 70 टाइम्स आया, 3 जो है 55 एंड 4 50। सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंट आया वो 2 आया। राइट डाउन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पिनर लैंडिंग ऑन 2। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि 2 की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, आपको फ्रीक्वेंसी के लिए टोटल कितने टाइम्स स्पिन किया था 200, आउट ऑफ विच 70 टाइम जो है वो स्पिन होके क्या आया था 2 आया था। तो आपने इसको डिडक्ट कर लिया, 0 0 से कैंसिल हो गया। तो द फाइनल आंसर विल बी 7/20। ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। Maya says that this relative frequency is a good estimate for the probability of the spinner landing on 2. अब ये जो relative frequency है ये good estimate है। Why she is correct? अब देखें जितना ज़्यादा डेटा लार्जर होगा, मतलब कि ये 200 टाइम्स ने स्पिन किया था। इफ़ शी हैड स्पिन दिस फॉर अराउंड, मतलब कि अगर आप कहते हैं 50 टाइम्स, तो आप कह सकते थे कि फिर लेस फ्रीक्वेंट होता, मगर 200 टाइम्स इज़ मच मोर फ्रीक्वेंट। तो आप कहोगे कि माया इज़ करेक्ट बिकॉज शी हैज़ spin it quite frequently for a higher, या आप उसको कहते हैं लार्जर टाइम। इसने काफ़ी टाइम्स जो है वो उसको स्पिन किया है। सो दिस इज़ वाई ये आपका जो डेटा है वो ज़्यादा करेक्ट है, एक्यूरेसी आ जाती है उसमें। माया स्पिन्स अ स्पिनर 500 टाइम्स, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स माया शुड एक्सपेक्ट द स्पिनर टू लैंड ऑन 2। अब देखें एक दफ़ा स्पिन कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 2 पे लैंड करने की 7/20। अभी हमने पार्ट ए में किया, तो इसी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई 500 कर देते हैं, क्योंकि यही फ्रीक्वेंसी अगर ये 20 टाइम्स स्पिन करेगी तो 7 टाइम्स आपका जो है वो 2 आएगा। सो द सेम फ्रीक्वेंसी इसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ अगर हम देखें, प्रोबेबिलिटी के साथ देखें, तो 500 करने के लिए 0 और 0 कैंसिल आउट हो गया, टू 1 टाइम्स टू 25 टाइम्स। आप 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट द आंसर 175। इसका मतलब है कि आउट ऑफ 500 175 टाइम्स जो है वो लैंड करेगा 2 पे। वी आर डन विद दिस पेज ऑल्सो एंड दिस होल्ड्स 3 मार्क्स। और टोटल जिस तरह हम पीछे करते आए, सो यू आर डन विद until now 19 marks. Moving forward, the equation of the line P is 5x plus 2y is equals to 13. Find the gradient of line P. देखो ये लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन हमें पता है कि y is equals to mx plus c होता है, और इस m को हम कहते हैं कि ग्रेडियंट है, बट गिवन दैट कि y जो है सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला है, विच इन केस ऑफ p इज़ नॉट सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। तो पहले हम एक काम करते हैं, हम इस 5
एक्स प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 13 में पहले इसको y को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना लेते हैं ताकि बाकी चीज़ें कंपेयर हो सकें। तो अगर इसको हम सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाएं 2y इज़ इक्वल्स टू 5x, राइट हैंड साइड पे जाके -5x हो जाएगा, y इज़ इक्वल्स टू 2 जाके डिवाइड हो जाएगा फ्रॉम 13 एज वेल एज 5x। तो अब जो आपका x के साथ कोफिशेंट है लाइक वाइज आई सेड, तो आपका ये जो -5/2 है ये जो है वो क्या बन जाएगा, ये आपका ग्रेडियंट हो जाएगा। सो दिस -5/2 इज़ योर ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। मूविंग फॉरवर्ड, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन Q विद द x एक्सिस। अब देखें ये Q लाइन की इक्वेशन है विच इज़ y इज इक्वल टू 2x - 7। ये कह रहा है कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन Q विद द x एक्सिस बताना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया है, जैसे ये x एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस। तो ये जो लाइन आ रही है जो कि आपके Q लाइन है विच इज़ मूविंग टूवर्ड्स अपवर्ड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये इस तरह आ रही है। तो आपको ये बताना है कि ये x एक्सिस को कहाँ पे टच करेगी, ठीक है। अब याद रखें कि x एक्सिस पे y क्या होता है, y इज़ ऑलवेज ज़ीरो, y ज़ीरो होता है। आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर y को ज़ीरो इनपुट कर देना है। सो दिस विल बी 2x - 7। 7 उस तरफ मूव कर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, इज इक्वल्स टू 2x। 7/2 इज इक्वल्स टू x। तो ये आपका कोऑर्डिनेट बन जाएगा 7/2 एंड एज आई सेड कि y कोऑर्डिनेट जो है वो आपका क्या बन जाएगा, 0। यू कैन ऑल्सो राइट 3.5, देयर इज नो हार्म। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन P एंड लाइन Q। अब देखो जिस तरह मैंने अभी ऊपर लाइन P बनाई थी ना, उसी तरह मैं लाइन Q भी बना देता हूँ, ठीक है। तो P लाइन ये इस तरह आ रही थी, इट्स गोइंग टूवर्ड अपवर्ड, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है। और जो Q लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रही है। अब ये कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो जो भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वी डोंट नो अंटिल नाउ, मगर एक बात श्योर है कि जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो इनका x और y क्या हो जाएगा, सेम होगा। इस पॉइंट के लिए, सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए x और y क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, हमें इस लाइन P को इस इक्वल्स टू लाइन Q करना होता है। मतलब इस पॉइंट के लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए ये दोनों लाइंस क्या हो जाती हैं, इक्वेट हो जाती हैं। अब मैं दोनों की इक्वेशंस लिखता हूँ, आप इसको साइमल्टेनियसली करना चाहें साइमल्टेनियसली कर लें, एक ही बात होती है। तो हम इसको साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 13, और दूसरी चीज़ है y - 2, आप यहाँ पर लिख लें -2x प्लस y इज इक्वल्स टू -7। आप इसको साइमल्टेनियसली करना चाहें साइमल्टेनियसली कर लें। हम इसको साइमल्टेनियसली कर लेते हैं। इस वाली पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई बाय -2 कर देते हैं ताकि एलिमिनेट हो जाए y का कोफिशिएंट। तो दिस इज 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 13 एंड ओवर हियर इज -4x it will be plus 4x minus 2y is equals to positive 14। इसको जब हम एलिमिनेट कर देंगे सो दिस y विल बी एलिमिनेटेड, ये बन जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 27। x की वैल्यू आ जाएगी 27/9 इज 3। जैसे कि हमें कोऑर्डिनेट x मिल गया, नाउ वील सब्स्टिट्यूट इन द y इक्वेशन। y इज इक्वल टू, मैं q वाली इक्वेशन ले रहा हूँ विच वॉज 2x - 7। ये q इक्वेशन में इनपुट कर दो तो y इज इक्वल टू 2, आपने x की वैल्यू की जगह इनपुट कर दिया 3 - 7। दिस विल बिकम y इज इक्वल टू 6 - 7 और y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो अब आपको कोऑर्डिनेट पता चल गया कि x जो है वो 3 था और y जो है वो -1 है। अब हम मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं इसके भी। 3 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 2 मार्क्स, दिस बिकम 7 मार्क्स। तो हमने यहाँ पे अपने पास लिख लिया 7 मार्क्स, और पीछे से अगर हम टैली को मूव करते हैं आगे, तो दिस नाउ बिकम्स 19 + 7 इज 26। मैं शायद इसमें गलत हो रहा हूँ, मेरा फोकस फिलहाल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द डायग्राम शोज अ कंटेनर इन द शेप ऑफ अ प्रिज्म। प्रिज्म क्या शेप होता है, प्रिज्म जो है वो
एक आपका 2D शेप जिसको पीछे तक बैकवर्ड या टॉप बॉटम भी कर सकता है और फ्रंट टू बैक भी कर सकता है। तो फॉर द टाइमिंग ये एक ट्रेपेजियम है जिसको बैक तक ये ट्रेपेजियम फॉलो अप कर रहा है, ठीक है, बैक तक ट्रेपेजियम फॉलो अप कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका प्रिज्म है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम। आपको उसने बता भी दिया कि ए बी सी डी जो है वो आपका ट्रेपेजियम है। ए बी इज़ इक्वल्स टू 14, ठीक है, सी डी इज़ इक्वल्स टू 26। आपको ये दोनों लाइंस बना दिए और आपको पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम जो है उसमें दोनों लाइन पैरेलल बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, ठीक है। तो ए बी इज़ इक्वल्स टू 14, सी डी इज़ इक्वल्स टू 26 एंड बी एफ इज़ इक्वल्स टू 30। अब ये जो चीज़ है वो क्या है, ये बी एफ जो है वो लेंथ है, ये कंटेनर जो है वो इतनी लेंथ का है। द हाइट ऑफ द कंटेनर इज़ 8, ये आपकी हाइट आ गई जो कि ट्रेपेजियम की भी हाइट है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू हाइट। यहाँ पे जो सम ऑफ पैरेलल लाइंस है ये 14 आपकी P1 ले लें और 26 आप इसको P2 ले लें और 8 जो है वो आपकी हाइट हो गई। तो हाफ टाइम्स 14 प्लस 26 इंटू हाइट इज़ 8। तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स 1 एंड 2 टाइम्स 4 इज़ 8। आपने यहाँ पे 14 प्लस 26 इज़ 40 इंटू 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। द नेक्स्ट थिंग इज़ कैलकुलेट द कैपेसिटी। जो कैपेसिटी है उसका दूसरा नाम होता है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन लीटर्स, ठीक है। और लीटर का मैं बता दूं कि ये आपको पता होना चाहिए कन्वर्जन यूनिट, कि 1 लीटर इज़ इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये कन्वर्जन यूनिट है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला वैसे गिवन भी है शीट के अंदर। तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम है वो निकलता है बेस एरिया, जिसको हम ट्रेपेजियम का एरिया भी कह सकते हैं, इनटू लेंथ, जो इसकी लेंथ है प्रिज्म की। तो आपने क्या यहाँ पे बेस एरिया आपका आ गया 160 और लेंथ आ गई आपकी 30। आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम्स 16 इज़ 48 और आपने 2 ज़ीरोज़ आगे इनपुट कर दिए, ये आंसर बन गया सेंटीमीटर क्यूब। बट जस्ट एज आई सेट के आंसर आपको इन लीटर्स देना है, तो आपको इसको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। व्हेन यू डिवाइड बाय 1000 सो द आंसर विल बिकम 4.8 लीटर्स। मूविंग फॉरवर्ड, इससे पहले हम ये फाइनलाइज कर लें कि कितने मार्क्स हमने कर लिए। इस पेज पे हमने 4 मार्क कर लिए एंड इफ आई कैरी फॉरवर्ड तो वो 26 प्लस 4 इज़ नाउ वी आर ऑन 30 मार्क्स, ठीक। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द इनसाइड ऑफ द कंटेनर। अब हम पीछे जाके एक टर्म पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि ओपन टॉप। इसमें लिखा है कि शेप ऑफ अ प्रिज्म, ये अ प्रिज्म विद एन ओपन टॉप है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसका ऊपर वाला जो है वो CGHD, ये जो पार्ट है CGH एंड D, ये वाला टॉप जो है वो नहीं है। दिस इज़ एन ओपन टॉप, तो इसका मतलब कि ये वाला पोर्शन नहीं है। तो हाउ वी विल डील विद, हमें क्या करना है, इसका 6 मार्कर है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब देखो मैं इसको पोर्शन, मैं इसके साथ साथ मैं आपको बताता रहता हूँ। तो देखो देर आर 2 ट्रेपेजियम्स, एक जो फ्रंट पे कनेक्ट हो रहा है और एक जो बैक पे कनेक्ट हो रहा है। आई ड्रॉ दिस ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम है जो कि CG, या यूँ कर लें कि ABCD है जो इसने बताया, और सेम टू सेम EFG और H, ये 2 ट्रेपेजियम्स हैं। तो पहले तो ये ओपन कंटेनर में ये 2 ट्रेपेजियम्स आएंगे जो मैंने अभी आपको बताया। एक का नाम ABCD है और दूसरा का नाम EFGH है। तो मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ कि 2 आपके पास आ जाएंगे ABCD और EFGH, ये 2 क्या हैं, ट्रेपेजियम है, 2 ट्रेपेजियम्स। और 2 ट्रेपेजियम्स का एरिया अभी हमने पार्ट ए में निकाला, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ पार्ट ए, इसका एरिया था 160, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 320 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो हमने यहाँ पे 320 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल लिया है ये पार्ट का, ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच। इसके अलावा अब क्या चीज़ है, हमारे पास एक पार्ट है ये वाला विच इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक है। और रेक्टेंगल क्या होगा, रेक्टेंगल होगा आपका बी एफ विच इज़ 30, और आपकी ये जो हाइट है वो, मगर ये तो हाइट हमें बताई नहीं है इन्होंने, दिस बी सी लेंथ इज़ अननोन, ठीक है। अगर हमें ये पता लग जाती तो हम इसको रेक्टेंगल को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम सामने वाले रेक्टेंगल को भी ए ई सी ए ई एच डी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों रेक्टेंगल्स आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों रेक्टेंगल्स की इन्होंने बताया हुआ है कि ये लेंथ जो है बी सी और ए डी सेम है, तो ये दोनों रेक्टेंगल्स भी सेम होंगे। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि आपको बी सी लेंथ नहीं पता, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें सबसे पहले बी सी लेंथ फाइंड करनी है। और हम क्या करेंगे, ए बी सी डी ट्रिपेजियम ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पे ट्रिपेजियम ड्रॉ कर रहा हूँ विच इज़ आपका ए बी सी डी वाला, ठीक है। मैंने ये ड्रॉ किया, ये आपका आ रहा है ए बी सी और डी, ये दोनों लाइंस एग्जैक्टली सेम है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 14, यहाँ पे लिखा हुआ है 26। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इफ़ आई गो वर्टिकली फ्रॉम बी एंड इफ़ आई गो वर्टिकली फ्रॉम ए, तो ये जो पोर्शन है फ्रॉम डी टिल दिस एंड फ्रॉम हेयर टिल सी, ये दोनों एग्जैक्टली सेम लेंथ का होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 14 है तो यहाँ पे भी क्या होगा 14, मगर यहाँ पे 26 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो 12 एक्सीड कर रहा है उसमें 6 यहाँ पे पोर्शन में आएगा और 6 यहाँ पे पोर्शन में आएगा। नाउ कमिंग अगेन, ये 14 लेंथ है, हाउ कम आई नो, मैंने इसके सामने पैरेलल साइड, पैरेलल और इक्वल साइड है वो देख ली 14, ये 14 आ गया। अब बाकी जो 26 में से 12 बच रहा है वो 6 एंड 6 में स्प्लिट अप कर गया, ठीक है। हम पीछे जाके देखते हैं, मैंने कहा वर्टिकली अप, इसका मतलब है यहाँ पे 90 डिग्रीज बन रहा है। क्या हमें इन्होंने ट्रिपेजियम की हाइट दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है, विच इज़ आपके 8 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे ट्रिपेजियम की हाइट लिखी विच इज़ 8। अब ये जो है आपका एक रेक्टेंगल बन गया, जो कि सॉरी ट्राइंगल बन गया 90 डिग्री, और आपने 6 और 8 को यूज़ करके बी सी की लेंथ निकालनी है। जो बी सी की होगी वही ए डी की भी होगी। तो बी सी स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, आपने इसको स्क्वायर रूट कर दिया, आपने 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर को भी स्क्वायर रूट कर दिया, सो विल कम टू नो कि बी सी इज इक्वल टू √36 प्लस 64, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग्स कोई ना खाए क्योंकि इसी के मार्क्स है, तो √100 आ गया और आंसर हो जाएगा 10 यूनिट्स। अब हमें ये पता लग गया कि बी सी जो है वो 10 यूनिट्स है। नाउ मूव बैक, मैंने यहाँ पे बी सी के साथ लिख दिया 10। अब देखो, जो मुझे मेन चीज़ चाहिए थी ना रेक्टेंगल के लिए, और रेक्टेंगल का नाम क्या है, पी एफ जी और सी, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल में 30 और 10 सेम टू सेम, सामने वाली साइड पे ए ई एच और डी का भी आपका यही लेंथ होगी विच इज़ 30/10। तो आपके पास जो है वो दो रेक्टेंगल्स हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दो रेक्टेंगल्स हैं। एक का नाम है आपका ए ई एच डी और दूसरे का नाम है बी एफ जी सी। आपने दो रेक्टेंगल्स के लिए टू, बिकॉज देर आर टू रेक्टेंगल्स, आपने मल्टीप्लाई बाय रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 30 है और विथ मैंने अभी बी सी निकाली 10, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा विच इज़ 2 टाइम्स 6, 2 टाइम्स आपके 300, सो दिस विल बिकम 600। अब तक हमने दो पोर्शंस निकाले, एक ये 320 था और दूसरा हमारा था 600, मगर अब भी कंप्लीट नहीं हुए। जो इनके फेसेस है ना उसमें अभी एक चीज़ रहती है, हमने ये वाला ट्रिपेजियम निकाल लिया, हमने ये वाला ट्रिपेजियम निकाल लिया, हमने साइड्स वाले निकाल लिए, मगर एक चीज़ रहती है, ऊपर का टॉप तो नहीं है मगर नीचे का बॉटम तो है ना, तो हमें इस बॉटम की लेंथ निकालनी है। मगर बॉटम इज़ टू ईजी, जो आपका ए बी एफ ई है ये आपका बॉटम है विच इज़ 14/30। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए बी एफ ई, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए बी एफ ई विच इज़ आपका 14/30, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 14/30, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो दिस विल आपका
420 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं तीनों को ऐड अप कर लूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल सरफेस एरिया, मैंने यहाँ पे लिखा टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 600, 320 एंड 420। मैं इनको ऐड अप कर लेता हूँ, 0, 4 एंड दिस बिकम 13। मेक श्योर करें 6 मार्क का है, सो यू हैव टू बी वेरी काम, और आपने इसको बहुत ही कामली करना है। इस पर आप 8 मिनट्स भी स्पेंड कर सकते हैं। 6 मार्क का है तो आप इजीली 8 मिनट्स स्पेंड करें इस पर, और आंसर आ जानी चाहिए 1340 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जितनी भी चीज़ें हैं सबकी डिटेल वर्किंग देनी है। अब मैथमेटिकली सिमिलर कंटेनर, सिमिलर का जब वर्ड आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास वो फॉर्मूलाज रखना स्टार्ट हो जाएंगे। और इससे दिया हुआ है आपको टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए एरिया का वर्ड यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, A1/A2 इज इक्वल्स टू L1/L2 होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ A1। अब आप कोई भी ले लो भले, इस वाला छोटा वाला कोई भी करना है आपको। इसने कहा कि सिमिलर कंटेनर हैज़ अ हाइट ऑफ 16। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, मैंने 16 नीचे रखी हाइट। इसकी हाइट कितनी थी, इसने बताया था कि हाइट इज़ 8। तो हमने इसको जो डायग्राम बना हुआ है इसको हमने स्मॉलर कंसिडर किया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8, और जो इसने पूछा है जिसका, उसकी हाइट है 16। इन दोनों का स्क्वायर करना है। टोटल सरफेस एरिया अभी अभी हमने निकाला है 8 वाले का, जो कि ये ऊपर दिया हुआ है 1340। जो भी आपका है आप वो यूज़ करेंगे अपॉन A2। आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। व्हेन आई सिंप्लीफाई तो 8 1 टाइम्स, 8 2 टाइम्स। आपने यहाँ पे वर्किंग करनी है। आपने यहाँ पे लिखा 1340 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू 1/4। मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर इज़ 1 एंड 2 का स्क्वायर इज़ 4। और अब मैं इसको कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स 1340 और आपके A2 टाइम्स 1, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 टाइम्स 1340 का आंसर लिखना है आपको, इज इक्वल्स टू A2। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 1340 इंटू 4। 4 टाइम्स 0 is 0, 4 times 4 is 16, 6 here, 1 here, 4 times 13 is 3 is 12 plus 13, and 4 times 1 is 4 and plus 5360 आपका जो है वो इस पार्ट का आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस शीट वॉज वेटेज ऑफ 8 मार्क्स, और अब तक हमने जितने टोटल मार्क्स किए दैट बिकम्स 38। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। Gray square and white square are used to make patterns in a sequence. The first three patterns in the sequence are shown. Pattern 4 is incomplete. आपको पहली चीज़ है कि pattern 4 complete करना है, तो pattern 4 हम complete करते हैं। आपको एक sort of a T shape बनाना है, और T की जो vertical line है वो हमेशा mid में आ रही है। तो there are 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 है तो mid मतलब कि फिफ्थ होगा, 1 2 3 4, और ये फिफ्थ वाला मिड है। मैं यहाँ से नीचे वर्टिकल जा रहा हूँ, और मैंने इस डायग्राम को कंप्लीट कर लिया। दिस वॉज फॉर 1 मार्क। पैटर्न नंबर, ये nth टर्म होता है, मैं यहाँ पे लिख दूँ ये nth टर्म है। ठीक है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ ग्रे टाइल्स कह रहा है, ग्रे स्क्वायर्स कह रहा है कि 4 7 10। ये कॉमन डिफरेंस है, 4 to 7 is 3 का डिफरेंस, फिर पॉजिटिव 3 का डिफरेंस, तो ये बन जाएगा 13, और ये बन जाएगा आपका 16। फिर इसके बाद कह रहा है कि आपको नंबर ऑफ वाइट स्क्वायर्स 2 8 18। 2 से 8 अगर मैं देखूँ तो 6 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, तो इसके बाद 14 का डिफरेंस होना चाहिए, और इसके बाद जो है वो 18 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर 14 का डिफरेंस करूँ तो ये आंसर हो जाएगा 32, और फिर इसके बाद मैं 18 ऐड करूँगा तो इसका आंसर विल बिकम 50। मैंने टेबल भी कंप्लीट कर लिया। राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द ग्रे स्क्वायर्स इन पैटर्न n। अब जो ग्रे स्क्वायर्स है, मैंने जिस तरह आपको कहा ना कि कॉमन डिफरेंस वाला है, तो मैं आप लिख रहा हूँ a प्लस n-1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला है। वेर a इज़ द स्टार्टिंग टर्म, स्टार्टिंग टर्म कितनी है 4 है, तो मैं आप लिख रहा हूँ 4 प्लस n-1
एंड डी इज़ ए कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे पॉजिटिव 3 का आ रहा है। अब मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 3n माइनस 3 हो जाएगा, एंड ओवर हियर इज़ 4, तो ये आंसर बन जाएगा 3n प्लस 1। ये आपका फॉर्मूला बन गया फॉर दिस पार्ट। राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ वाइड स्क्वायर्स इन पैटर्न n। अब वाइड स्क्वायर जो है वो अनकॉमन डिफरेंस है, मगर अनकॉमन डिफरेंस में मैंने बताया कि एक होता है क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अनकॉमन के अंदर मैंने बताया था। और ये कब यूज़ होता है, जब डिफरेंस का डिफरेंस जो है वो एक ही कॉमन नंबर से ग्रो हो रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पहले इसका ये लिख लेते हैं, दिस इज ओवर हियर 2, 8, 18, 32 एंड 50, ये सीक्वेंस है आपके वाइड स्क्वायर का। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 से 8 जो है वो 6 का डिफरेंस है, 8 से 18 10 का डिफरेंस है, 18 से 32 14 का डिफरेंस है, एंड 32 से 50 जो है वो 18 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस 1 है, इसको हम D1 भी कहते हैं, मगर जो डिफरेंस का डिफरेंस है वो सेम आएगा। देखें +4 ओवर हियर इज़ +4 ओवर हियर इज़ +4, ठीक है, इसको D2 कहते हैं। वैसे आपने करना ये है कि एक सिंपल टेक्निक होती है, वो ये कि क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह लिखा होता है an² + bn + c। करना ये होता है कि आपके पास एक इजी टेक्निक है विच इज़ कि आपको ये आखिर वाला जो 4 है उसको 2a के इक्वल करना है, जो 6 है इससे ऊपर वाला यू हैव टू गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, उसको 3a + b के इक्वलेंट कर देना है। इससे ऊपर वाला जो 2 है उसको a + b + c के इक्वलेंट कर देना है। तो इफ़ आई कम और हियर 2a इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब मैं इस a को यहाँ पे प्लेस कर दूँगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि a जो है वो आपका क्या हो गया 2n²। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे आंसर में ही लिख दिया, ठीक है। इसके बाद जो है मुझे इसको इक्वल्स टू करना है 3a + b को इक्वल्स टू 6। a की वैल्यू ऑलरेडी 2 आ चुकी है, प्लस b इज़ इक्वल 6, तो 6 + b इज़ इक्वल टू 6, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या होगी 0। जब 0 हो जाएगी तो आई डोंट हैव टू राइट इट एक्सप्रेसिटली, मुझे लिखना नहीं है, यहाँ पे 0 n हो रहा है तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। फिर मैं इसके बाद आखिरी वाली चीज़ पर आता हूँ, एंड ओवर हियर इज़ a + b + c इज़ इक्वल टू 2। a की वैल्यू आ गई है 2, b की वैल्यू 0 + c इज़ इक्वल टू 2, तो 2 + c इज़ इक्वल टू 2, c की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो मुझे यहाँ पे फिर वापस क्योंकि 0 आया है तो c की जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका आंसर जो है वो सिर्फ 2n² ही हो जाएगा। नाउ आई हैव कंप्लीट दिस, तो ये 2 + 2 4 + 2 6 एंड 7, ये जो पेज है उसका वेटेज आ गया आपका 7 मार्क का, एंड टोटल वी हैव अंटिल नाउ 45 मार्क्स। तो वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज कि हम जो है हाफ पेपर करने जा रहे हैं। पैटर्न 10 एंड पैटर्न 11 इन द सीक्वेंस आर मेड फ्रॉम ग्रे स्क्वायर्स एंड वाइट स्क्वायर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर। अब इसने कहा है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स नीडेड टू मेक पैटर्न 10 एंड टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स नीडेड टू मेक पैटर्न 11। अब टोटल का मतलब ये है, टोटल स्क्वायर्स का मतलब ये है कि दोनों स्क्वायर्स ऐड करवा रही है, इसका मतलब ग्रे वाले भी हैं, ठीक है, और इसमें वाइट वाले भी हैं। हमने दोनों का पीछे एक फॉर्मूला बनाया था, इसका था 3n+1 और वाइट वाले का हमने बनाया 2n²। ये दो फार्मूलाज अभी हमने बनाए थे। तो अगर मैं टोटल स्क्वायर का एक टोटल फार्मूला बना लूँ तो ये वो बन जाएगा 2n² + 3n+1। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको पैटर्न 10, मैंने आपको पैटर्न नंबर्स के साथ ही लिखवाया था, ये n की वैल्यूज़ हैं, ये n10 कह रहे हैं और ये n11 कह रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे n की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट करनी है जो हमने टोटल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था। यहाँ पर आ गया टोटल स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू 2 10 का स्क्वायर प्लस 3 × 10 + 1, तो ये हो जाएगा 200 + 31, दिस विल बिकम 231। इसी तरह मुझे n11 पे भी निकालना है आंसर। तो अगर मैं टोटल स्क्वायर्स निकालूँ एट n11 तो ये आ जाएगा आपके पास 2 × 11 का स्क्वायर प्लस 3 × 11 + 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 11 का स्क्वायर इज़ 121 और आप 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे
तो ये 242 और प्लस अगर आप करते हो उसको 34 ऐड कर दो उसके अंदर, ठीक है। तो 242 और 34 का ऐड कर दो आप, तो दिस विल बिकम आपका 276, ये बन जाएगा 276। अब आप देखो आपके पास 276 11th वाले में है और 231 जो है वो आपके पास 10 वाले में है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी 45। तो मैं आप लिख दूंगा आंसर विल बी 45। ये 3 मार्क्स स्कोर पे हैं और उसकी वर्किंग्स भी आपको सब दिखानी होगी। पैटर्न के का मतलब क्या है कि n की वैल्यू जो है वो k है। इन द सीक्वेंस नीड्स 61 ग्रे स्क्वायर्स। अब ये कह रहा है कि जब n की वैल्यू k कर दें तो जो ग्रे वाला फॉर्मूला था आपका 3n+1, ये कह रहा है n की जगह सब्सिट्यूट कर दें k को, तो आपका ग्रे स्क्वायर्स बन जाएंगे 61। हमने ये कर दिया। ये कह रहा है आप k की वैल्यू बताएं, तो 61 - 1 इज इक्वल्स टू 3k, 60 इज इक्वल्स टू 3k, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 20। आई थिंक ये वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन था। तो आपके पास k की वैल्यू आ जाती है 20। मगर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इससे k की वैल्यू नहीं कहा। अगर सिर्फ k की वैल्यू कहता तो कंप्लीट हो जाता। इससे कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ वाइट स्क्वायर्स। आगे दूसरे रिक्वायरमेंट भी है मगर इसके भी मार्क्स हैं। तो आपने k की वैल्यू लिखने के बाद आपने नंबर ऑफ वाइट स्क्वायर, अब वाइट स्क्वायर का वही करना है आपको कि वो जो फार्मूला था, ठीक है, उसको पहले कॉपी पेस्ट कर लेना है। वो था आपका वाइट स्क्वायर्स का 2n स्क्वायर, तो आपने n की जगह सब्सिट्यूट करना है 20 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 × 400 और ये आंसर आ जाएगा आपका 800। ये फाइनल आंसर हो गया आपका 800। तो इस शीट में हमने 7 मार्क्स किए हैं टोटल, और जो टोटल काउंट है अब हमने हाफ से ऊपर प्रिपेयर कर लिया, विच इज़ 52। आई थिंक ये पॉसिबली करेक्ट ही आ रहा 52 के टैली। द पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट ए इज़ -2 and 3। पोजिशन वैक्टर क्या होता है? जो कि ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को साथ लेके चलता है। तो पोजीशन वेक्टर आपका इस तरह होता है कि ऑरिजिन से स्टार्ट होता है। तो ये जब कह रहा है -2 और 3, तो इसका मतलब है कि पॉइंट ए समवेयर ओवर हियर। ये सिर्फ समझाने के लिए, मैं उसका कुछ भी काम नहीं लूँगा। ये ओ ए है, मतलब ऑरिजिन से। तो ओ ए जो आपको दिया हुआ है, दिस इज आपका -2 and 3। ए बी इज इक्वल्स टू 5 - 1 एंड ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। अब इसका मतलब ये है कि ए बी जो है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है, और बी सी भी बताया हुआ है, सेम है, और दोनों की वैल्यू एक ही है, वो है 5 - 1। ये कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। पोजीशन वेक्टर का मतलब है आपको ओ सी की लेंथ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक पहले काम करते हैं, हम ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग ए बी प्लस बी सी करते हैं। स्टार्टिंग होगा ए से, एंडिंग होगा सी पे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए सी, ठीक है। तो ए बी आपके पास कितना है, 5 - 1, और बी सी आपके पास कितना है, वो भी सेम टू सेम है, 5 - 1। तो आपके पास ए सी कितना बन जाएगा, ए सी बन जाएगा 10 और -2। ये आपके पास बन गया ए सी। इफ़ आई मूव फॉरवर्ड, तो आपको क्या चाहिए था, ओ सी। अब जो ए सी है आपके पास, ए सी को अगर हम ट्राइंगल लॉ से देखें, ठीक है, और कुछ बच्चे उल्टा देखते हैं, अगर उनको इस तरह देखना है तो वो इस तरह भी देख सकते हैं कि हमें निकालना है ओ सी, विच विल बी ओ ए। इस तरह देखना चाहो तो इस तरह देख लो, प्लस ए सी। तो आपको पोजीशन वेक्टर ओ ए का दिया हुआ है, विच इज़ -2 and 3, और हमने ए सी अभी निकाला विच इज़ 10 and -2, तो ये आपका ओ सी बनता है। तो -2 + 10 इज़ 8 and 3 - 2 इज़ आपका 1, तो ये बन जाएगा 8 and 1। आपने यहाँ पर लिख दिया 8 and ओवर हियर 1, आपको 2 मार्क्स मिल गए। राइट 0.23 एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये रिकरिंग डेसिमल एंड न्यू पार्ट ऑफ द सिलेबस है, तो आपने सबसे पहले करना है x इज इक्वल्स टू 0.23 और इसके ऊपर डॉट बना देना है। वैसे 0.23 का मतलब ये है कि इट इज़ 0.23333 कंटिन्यूस चल रहा है, रिकरिंग है, और आपको इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना है।
तो ये जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो दिस विल बिकम 2.3 और फिर ये 3 रिकरिंग चलता रहेगा क्योंकि ये आगे मूव ऑन होता रहेगा। आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट ऑफ कर देना है। जब आप सब्ट्रैक्ट ऑफ कर दोगे तो 10x माइनस एक्स इज 9x इज इक्वल्स टू, जब ये रिकरिंग का 10 रिकरिंग का 3 और नीचे का रिकरिंग का 3 ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। 3 माइनस 2 विल बी 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा एंड 2 माइनस 0 इज 2, तो ये बन गया 9x इज इक्वल्स टू 2.1। आपको ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो x इज इक्वल्स टू 2.1 डिवाइड बाई 9, आपने इनको मल्टीप्लाई बाई 10 कर देना है दोनों को, ये बन जाएंगे 21/90 और फिर आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे विद 3 तो ये आपका बन जाएगा 7 और ये बन जाएगा आपका 30। तो आंसर आ गया आपका 7/30। तो ये इस शीट में हमने कर लिया 5 मार्क्स एंड वी आर डन विद टोटल ऑफ 57 मार्क्स। Moving forward, A, B, C, D are points on the circumference of a circle. E, F is a tangent to the circle at C. ये tangent है C पे। It says कि angle BAD is equals to 68 degree and angle BCE is equals to 50 degree. Find angle CBD। तो सबसे पहले मैं बता दूंगा कि एंगल कौन सा चाहिए। एंगल आपको ये वाला चाहिए और ये आ गया आपका थीटा। ठीक है, आपने क्या करना है, अगर आप इसको देखोगे तो सबसे पहली चीज़ आपको ये नोट करनी है कि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी ये एक कॉर्ड बन रहा है। ठीक है, एक 4 साइडेड शेप बन रहा है। तो 68 का जो ऑपोजिट एंगल है, मतलब ए का जो ऑपोजिट एंगल बनेगा दिस विल बी सी, और सी एंगल कितना हो जाएगा, सी एंगल आपका हो जाएगा 112 डिग्री, ये आपका बन जाएगा 112 डिग्री। ठीक है, जब ये आपका 112 डिग्री आ गया तो 112 प्लस 50 162 डिग्री होता है। 112 प्लस 50 162 डिग्री हो गया। और ये जो टेंजेंट की स्ट्रेट लाइन है जिसको मैं अभी शो भी कर रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो कितना बच गया आउट ऑफ 180। अगर हम देखें तो 180 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 162 तो ये बच गया 18 डिग्री, ये आ जाता है आपके पास 18 डिग्री। ठीक है, अब एक बात ये है कि एक प्रॉपर्टी होती है जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस हुई है और उसका नाम है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। उसमें ये होता है कि जो ये वाला एंगल होता है इट इज़ ऑल्टरनेट टू दिस एंगल। हमें भी इसी तरह जो भी एंगल चाहिए वो इस एंगल का ऑल्टरनेट सेगमेंट बन रहा है, मतलब कि जो 18 डिग्री है इसका ये ऑल्टरनेट सेगमेंट बन रहा है। तो ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा वैल्यू विल बी 18 डिग्रीज। अब मैं अगर डायरेक्टली आंसर लिख दूंगा तो 18 डिग्री आ जाएगा, मगर इसने यहाँ पर आंसर पूछा है कि गिव अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी टू एक्सप्लेन ईच स्टेप ऑफ योर वर्किंग। अब ये जो पूरी वर्किंग है ना मुझे पॉसिबली यहाँ पे शो करनी है। ठीक है, मगर ये इस तरह नहीं, थोड़ा सा और भी अच्छे वे में शो करनी है ताकि पता चले कि 18 डिग्री कहाँ से आया वगैरह, जितनी भी चीज़ें आई हैव टू शो एवरीथिंग। ठीक है, तो अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो जितनी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर आ रही हैं। तो पहली एक्सप्लेनेशन में जो लिखूँगा वो ये लिखूँगा कि ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी इज़ अ quadrilateral in a circle। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ऑपोजिट एंगल्स जो होता है, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और इस तरह से मैंने लिखा एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी सी डी is equals to 180 degree। therefore मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल
बी सी डी इज इक्वल्स टू 112 डिग्री। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि सम ऑफ एंगल्स ऑन टेंजेंट इज 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे एंगल डी सी एफ, जो बीच वाला सी है वो आपने लिखा कि इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। आपने जस्टिफिकेशन दे दी इसकी भी कि ये टेंजेंट का सम है 180, इस वजह से डी सी एफ जो है 18 आ रहा है। और फिर आपने लिखा कि एंगल डी सी एफ इज इक्वल टू एंगल जो चाहिए था आपको विच इज सी बी डी, एंगल सी बी डी यूजिंग alternate segment theorem। आपने ये लिख दिया फॉर 5 मार्क्स। इसके बाद कह रहा है कि फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, और यहाँ पर नेगेटिव पावर दी हुई है, तो जब भी नेगेटिव पावर दी हुई होती है तो वो हमेशा रेसिप्रोकल करने से आपकी जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। 1/25 और ये पावर जो आपकी रेसिप्रोकल हो जाएगी तो ये बन जाएगी पॉजिटिव 3/2। अब इसके बाद हमें जो है वो 1/25 को पहले हाफ पावर से रिड्यूस करना है और फिर इसके बाद इस पर अप्लाई करनी है 3। मैंने इस पावर की पावर को जो है वो एक तरह से स्प्लिट कर दिया। तो जब हम स्प्लिट कर देंगे इसको तो 1 का जो स्क्वायर रूट, क्योंकि हाफ पावर रिप्रेजेंट्स, जो हाफ पावर होती है किसी भी चीज़ की वो रिप्रेजेंट करती है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 होता है और 25 का स्क्वायर रूट इज़ 5। तो हमने हाफ पावर को अप्लाई कर दिया। इसके बाद 3 पावर को अप्लाई करना है, तो 1 की पावर क्यूब इज़ 1 एंड 5 की पावर क्यूब इज़ 125। तो द आंसर बिकम्स 1/125। आपके 2 मार्क्स और 5 मार्क्स मिला के एक्यूमुलेट हो गए 7 मार्क्स। और अब आपका टोटल जो है वो पहुंच गया 60s में 64 मार्क्स। यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 until 12, A is 6 till 10, B is फैक्टर ऑफ 18। मगर ये याद रखें फैक्टर ऑफ 18 जो इसने कहे हैं उस फैक्टर ऑफ 18 को सिर्फ यूनिवर्सल से आपको निकालना है। फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18, तो 1 आ जाएगा आपके पास, 2 भी फैक्टर है, आपके पास 3 भी फैक्टर है, आपके पास 6 भी फैक्टर है, आपके पास 9 भी फैक्टर है, ठीक है। और A में सब इंटीजर्स हैं विच इज 6 7 8 9 और 10 इंक्लूसिव। इस तरह C स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर में 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 9 आ जाएगी, 3 नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने इनकी प्लेसमेंट करनी है। कंप्लीट द वेन डायग्राम का मतलब है आपको प्लेसमेंट करनी है। जो तीनों में कॉमन आ रहा है वो कौन सा है, वो है 9। तो मैंने यहाँ पे 9 9 और 9, सबसे पहले 9 को बीच में रख दिया, ठीक है। अब जो सबसे पहले C और B का देख लें, क्या C और B में कोई चीज़ कॉमन है? बिल्कुल 1 कॉमन है इनके बीच में। तो आपने C और B का जो कॉमन पार्ट है बट नॉट पार्ट ऑफ A, उसमें 1 लिख दिया, ठीक है। अब C में A की नंबर बच गया 4, वो ओनली C वाले पार्ट में आ जाएगा, वो यहाँ पे आ गया। हमने कौन सा कर लिया 1 4 9, जो कर लिए उनको मैं कट करता रहता हूँ 1 4 9 और बस, ठीक है। मूविंग टू B और A और B में जो कॉमन है वो है आपका 6। तो मैंने AB का जो कॉमन पार्ट है उस पर मैंने लिख दिया 6, और इसके अलावा 7 8 और 10 ये वो हैं जो A में एग्जिस्ट करते हैं मगर बाकी किसी में नहीं करते, तो ये ओनली A वाले पार्ट में आ गए। 7 8 और 10 मैंने इनको भी कट कर दिया, 7 8 और 10 ये भी कैंसिल आउट हो गए। इसके बाद जो ओनली B वाला पार्ट है उसमें देखें 2 और 3 है हमारे पास, तो हमने 2 और 3 को ओनली B वाले पार्ट में लिख दिया। तो अब हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो यूनिवर्सल सेट में रह गए। यहाँ पे देखें 5 बच गया हमारे पास, 11 बच गया और 12 बच गया। ये 3 ऐसे नंबर हैं
जो ए बी और सी तीनों के अंदर फिट नहीं हुआ है, तो हम 5, 11 और 12 ये तीनों को यहाँ पे फिट इन कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट वेन डायग्राम के 3 मार्क्स हो गए। फाइंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें पता चले कौन से पार्ट को रेफर कर रहे हैं, और हम उससे 8 पार्ट्स ड्रॉ करेंगे। Likewise this A, then we are over here with B and over here with C। अब हमें करना ये कि हम इसको पहले 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पार्ट्स हैं सेट के। तो अगर मैं A की बात करूँ तो A पूरे सर्कल में 1 2 4 5 आ रहा है। ए पूरे सर्कल में आ रहा है 1 2 4 5। इसी तरह बी पूरे सर्कल में 2 3 5 6 आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 3 5 एंड 6। इसी तरह सी जो है उसके अंदर जो आ रहे हैं, ठीक है, बल्कि हमें काम ये करना था ए सी और बी कॉम्प्लीमेंट लेना है। सो आई विल नॉट टेक बी, बल्कि मैं सी लूँगा यहाँ पे और फिर बी कॉम्प्लीमेंट ले लूँगा। तो सी जो सर्कल है उसमें 2 4 5 6 7 आ रहे हैं। तो यहाँ पे आई राइट 4 5 6 7, और फिर मैं ले लूँगा बी कॉम्प्लीमेंट। और बी कॉम्प्लीमेंट का होता है अदर देन बी, मतलब कि ये बी के अलावा बाकी जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं वो सब आपके बी कॉम्प्लीमेंट है। फॉर एग्जाम्पल 4 7 8, तो यहाँ पे 1 लिखूँ, 4 लिखूँ, 7 लिखूँ और 8 लिखूँ। अब ये जो साइन है इट सेज इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन वाला पार्ट। तो ए सी और बी कॉम्प्लीमेंट जो है, इनमें जो कॉमन नंबर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो नंबर आ रहा है 4। इसका मतलब जो हमें डिज़ायर्ड एरिया है वो ये वाला आ रहा है। हमें ये वाले एरिया के रिगार्डिंग बताना है, और मैं इसको ऊपर जाके देखूँ तो ये वो एरिया ये वाला पार्ट है। आप इसको शेड नहीं करेंगे इन पेपर, और सिर्फ फ़िलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब ये एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है नंबर ऑफ मेंबर्स। तो अगर मैं देखूं तो इस 4 वाले पार्ट जिसको मैंने ऊपर शेड भी किया हुआ है, इसमें कोई मेंबर ही नहीं है, तो इसको हम 0 लिख देंगे। या इसकी जगह आप नल सेट लिखना चाहें तो इस तरह नल सेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। पीछे वाली शीट में हमने 3 और 1 4 मार्क्स किए, और अब तक जो टोटल हमारे मार्क्स हो गए वो हो गए 68। Moving forward, the time some students take travel to school one morning are shown in the table. The time is recorded in minutes. अब ये हिस्टोग्राम बना हुआ है, बेसिक सा हिस्टोग्राम है, और हिस्टोग्राम की जो टेक्निक है वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है। और यहाँ पे बना हुआ भी है, आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बना हुआ है। जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, जो कि होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ कि किसी को याद नहीं है। फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ, और जो क्लास विड्थ है वो साइज़ ऑफ इंटरवल्स के बीच में जो गैप होता है वो होता है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ क्लास विड्थ। फॉर एग्जांपल 5 to 10 का 5 है, 10 to 20 का 10 है, 20 to 25 का 5 है, 25 to 35 है, और 30 to 60 30 है। ठीक है, अब हमें करना ये कि पहली वाली जो बार है वो ऑलरेडी ड्रॉन है 5 to 10 वाली, तो उसका कुछ भी नहीं करना क्योंकि उसका बना हुआ है 16/10। फ्रीक्वेंसी पहले रखते हैं और फिर रखते हैं उसका क्लास विड्थ, तो ये बन जाएगा 1.6। 29/5 इसको हम कर लेते हैं 29/5 को, तो आपका जो 29/5 है वो बन जाएगा 5.8। फिर 20/5 विल बी 4, एंड इसी तरह 15/30 विल बी 0.5। ठीक है, तो ये आपकी बार हाइट हो गई। मैं इसको फिलहाल इसको इरेज कर दूँ। तो 1.6, 5.8 और 4 और 0.5 आपको ये 4 बार्स बनानी है। पहली है 10 से लेकर 20 तक, और वो बार हाइट होगी आपकी 1.6, बिल्कुल सेम जो इसकी हाइट है उसी हाइट पर आनी है। मैंने यहाँ पे 10 से 20 तक की एक बार बना दी।
फिर दूसरी जो आ रही है वो 20 से 25 है और वो 5.8 है। वेयर इज़ 5.8, पहले आप उसको लोकेट कर लें। 5.8 को वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और आपको ये बार हाइट बनानी है कनेक्टिंग ओवर हियर इस तरह 20 से लेकर 25 तक। फिर 25 से 30 जो है वो आपकी बार हाइट होगी 4। तो 25 से 30 आपकी बार हाइट हो गई 4 की। इसके बाद फिर आपकी 30 से 60 0.5 है। तो 30 से 60 आपकी आ गई 0.5। और ये आपका बार सब बार्स बन गए। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपका कंप्लीट हो गया फॉर 3 मार्क्स। इसके बाद है जमीला सेज द हिस्टोग्राम शोज दैट देयर आर द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 5 to 10 ग्रुप एज इन द 10 to 20 ग्रुप। अब देखिए ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि ये जो बार है उसके विड्थ देखें और इस बार की विड्थ देखें तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। और इसी वजह से तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज़ किया जाता है, ताकि जो है वो ये वाली चीज़ जो है इसकी प्रॉब्लम को डील किया जाए कि जब डिफरेंट विथ होती हैं तो उसको किस तरह जो है क्लासीफाई किया जाए। तो इसने कहा कि एक्सप्लेन वाई शी इज़ रॉन्ग। तो आप इसको कह सकते हैं कि इसलिए रॉन्ग है क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ये सेम नहीं शो कर रही होगी। आप यहाँ पर लिखते हैं बिकॉज द विथ ऑफ बोथ ग्रुप्स इज़ डिफरेंट। आप इसको और एलेबरेट करना चाहते हैं तो कर लें कि 1 from 5 to 10 is 5 and the other width is 10 from 10 to 20। आपने बता दिया कि विथ क्योंकि डिफरेंट है तो ये बात गलत है। फिर इसके बाद एक और आता है स्केच ऑफ अ ग्राफ। ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है और ग्राफ ऑफ फंक्शन से रिलेट करता है। तो इसमें ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। अब ये आपको इक्वेशन दी हुई है ग्राफ की और पॉइंट ए के बारे में पूछ रहा है। पॉइंट ए अगर आप देखेंगे ना तो पॉइंट ए जो है वो कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है वाई एक्सेस पे, ठीक है। और वाई एक्सेस पे कोई भी चीज़ जो है, कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सेस पे हो, यहाँ पे लिखा हुआ भी वैसे, तो वाई एक्सेस पे एक्स क्या होता है, 0 होता है। तो आपने सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देना है और सब्स्टिट्यूट क्या करना है, वाई इज इक्वल्स टू 3 into, ठीक है, 2 to the power x की जगह 0 प्लस 5। तो ये बन जाएगा 3 into 2 की पावर 0, एनीथिंग विद द पावर 0 इज़ 1 प्लस 5। 3 into 1 इज़ आपका 3 प्लस 5, तो ये आपका बन जाएगा 8। अब आपको कोऑर्डिनेट लिखना है, x तो 0 होगा और y कितना हो जाएगा 8। यू विल गेन 2 मार्क्स। फिर इसके बाद कहता है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ asymptote to the graph of y is equals to 3 into 2 power x plus 5, ठीक है। अब ये क्या चीज़ होती है, ये न्यू पार्ट ऑफ द सिलेबस है। ये क्या चीज़ है, ये 1 मार्क के लिए ही आएगी अगर आएगी तो भाई ये चीज़ ये है कि आपका जो ग्राफ होता है, ये जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ वगैरह होते हैं, ये जब इन्फिनिटी में जाते हैं तो ये बिल्कुल जो है ना एक लाइन के करीब हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, बट दे डो नॉट टच दिस लाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस लाइन के बिल्कुल 3 लाइन के करीब हो गए, तो मैं कहूँगा कि y इक्वल्स टू 3 जो है वो इसके करीब हो गए, बट इट डजेंट टच, मतलब कि मैं इसको दोबारा देखूँगा तो ये टच नहीं कर रहे, मगर वैसे देखने से ऐसा लगता है कि 3 लाइन पर आ गए। इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और ये वर्टिकल एसिम्पटोट भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि वर्टिकल का मतलब है कि इस तरह भी लाइन, मतलब कि x इक्वल्स टू 5 की लाइन की भी हो सकता है कि बिल्कुल नियर टू हो जाए, और डिपेंड करता है कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा है, ठीक है। तो इट कैन ऑल्सो भी क्लोजर टू 5, मतलब वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इट कुड बी बोथ। तो अब यहाँ पे जो ग्राफ है उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको ग्राफ दिखाना पड़ेगा, और मैंने इस ग्राफ के अंदर इस इक्वेशन को पहले इनपुट करना है, और ये ग्राफ की इक्वेशन मैंने पहले इनपुट की है, विच इज़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 पावर एक्स। 2 पावर एक्स का मतलब है कि मैं यहाँ पे आपको इनपुट करके दिखा रहा हूँ 2 पावर एक्स का ग्राफ,
ठीक है। अगर देखो 2 पावर x से आप मल्टीप्लाई करो 3 को, तो ये ग्राफ की सिर्फ जो y एक्सेस को टच कर रहा है सिर्फ वहाँ से राइज अप करेगा, मगर ये y एक्सेस को बिल्कुल क्लोज रहेगा। और जब हम इसमें ऐड कर देंगे 5 और फिर प्रेस करते हैं तो ये ग्राफ अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक्चुअली हो ये रहा है कि ग्राफ जो y इक्वल टू 2 पावर x का या किसी भी एक्सपोनेंशियल का, वो आपके x एक्सेस के बिल्कुल ही नियर टू होता है, बट इट डजेंट टच। मगर यहाँ पे किसके नियर टू होगा, ये देखो 2 पावर x जो है यहाँ तक 3 इंटू 2 पावर x, ये अगर सिर्फ इसकी रेड जो मैंने मार्किंग की है, इसमें ग्राफ जो है वो टच कर रहा होगा, मतलब कि बहुत क्लोज टू होगा टू x एक्सेस। ये सिर्फ x एक्सेस पे बहुत क्लोज हो जाएगा, बट इट वोंट टच x एक्सेस, ठीक है। तो अगर ये 3 इंटू 2 पावर x या सिर्फ 2 पावर x पूछता कि इसका एसिम्पटोट क्या है, तो आप बोलते हैं कि ये x एक्सेस मतलब कि y इक्वल टू 0 है। बट व्हेन इट सेज के +5, अब +5 में ये होता है कि ये जो लाइन है ये 5 अप, मतलब कि पूरी ब्लैक लाइन 5 अप चली जाएगी। जो ब्लैक लाइन है आपकी, इसको हम क्या कर देंगे 5 ऊपर ले जाएंगे, ये पूरी 5 अप राइज कर देंगे। तो इंस्टेड ऑफ के आपके x एक्सेस जो कि y इक्वल टू 0 होता है, अब ये किस पे चली गई, ये y इक्वल टू 5 के पास चली जाती है। तो इसका एसिम्पटोट जो है वो y इक्वल टू अब बन जाएगा 5, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, ठीक है। और ये न्यू पार्ट ऑफ सिलेबस है, 1 मार्क पे ये असेस कर सकते हैं इसको। इस शीट में हमें मिल रहे हैं 3 मार्क्स एंड वी आर नाउ ऑन 7। हमने यहाँ पे भी नहीं लिखा था 4 के बाद यहाँ पे जो आ रहे हैं वो 3 + 1 4 मार्क्स। तो यहाँ तक हमारे हो गए थे 68 + 4 = 72 और यहाँ तक हमारे हो गए हैं 75। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये फंक्शंस का एक क्वेश्चन आ गया, ये कह रहा है F3, मतलब कि आपको फंक्शन के x के अंदर 3 इनपुट कर देना है। तो ये आ जाएगा 17, ये 1 मार्क का आ गया। बेसिक आपका पहले का ही पार्ट है ये भी। GFX ये है न्यू पार्ट कॉम्पोजिट। तो आपको पहले GX लिखना होता है। फॉर एग्जांपल आपने GX लिख दिया x² - 5 और आपको उस x के अंदर fx को इनपुट करना है। तो ये x के अंदर आपने fx को इनपुट करना है और fx की वैल्यू कितनी है 5x + 2। आपने यहाँ पे 5x + 2 लिख दिया। अब बात ये कि आपको आइडेंटिटी से इसको एक्सपैंड करना है। तो ये 5x का स्क्वायर + 2 इंटू 5x इंटू 2 + 2 का स्क्वायर और आगे है -5 एज इट इज़ लिख दिया। ये बन जाएगा 25x² + 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 5 इज़ आपके 20x + 4 - 5। तो ये फाइनल आंसर बन जाएगा 25x² + 20x - 1। फिर आ रहा है 3/HFX - 1। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, इट्स ईजी, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा, बल्कि मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा और इसको नीचे लेके आ जाऊँगा। मैं इनकी जगह चेंज कर दूँगा, प्लेसमेंट चेंज कर दूँगा। 3/-1 इज इक्वल्स टू HFX बन जाएगा। 3/-1 इज -3 इज इक्वल्स टू HFX। और मैं अब ये करूँगा कि HFX की इक्वेशन बना लूँगा। तो इसी तरह जिस तरह अभी हमने कंपोजिट में सीखा था कि पहले आपको HX की लिखनी पड़ेगी। अगर आपको साइड पे करना है तो पहले ये कर लें। HX की आपको लिखनी पड़ेगी विच इज़ 7 - x, 7 - x, और फिर आपको इस x के अंदर आपको डालना पड़ेगा fx। तो ये 7 माइनस इस x के अंदर आ जाएगा आपके पास fx विच इज़ 5x + 2। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 7 - 5x - 2 दिस विल बिकम 5 - 5x। आपने ये यहाँ पे लिख दिया 5 - 5x और आपने x को सब्जेक्ट बनाना है। सॉल्व का मतलब होता है x की वैल्यू फाइंड करना। 5 + 3 आ गया, x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 8/5। आपने यहाँ पे लिख दिया 8/5। ये 3 मार्क्स का स्कोर कर रहे हैं। 3 + 3 इज़ 6 + 1 इज़ 7। तो यहाँ पे आपको इस शीट के अंदर 7 मार्क्स मिल रहा है। और
आपने अब जो है वो 82 मार्क्स का इन टोटल पेपर कर लिया। मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज़ अ वेक्टर क्वेश्चन और आपको कहा हुआ है कि OACB इज़ अ पैराग्राम। ये सेकंड वेक्टर का क्वेश्चन आया, इससे पहले पोजीशन वेक्टर वगैरह भी आ चुका था। पैरेललोग्राम में आपको पता होना चाहिए कि ऑपोजिट साइड जो है पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है। इस वजह से आप OB को और AC को इक्वल 2G बना सकते हैं, और जिस तरह OA पे 2F लिखा हुआ है आप इस तरह BC पे भी 2F लिख सकते हैं। X is a point on AB such that AX रेशो XB। अब देखो A और B के कितने पीसेस कर दिए इन्होंने, 4 पार्ट्स कर दिए। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि पहले A से लेकर B तक एक मैंने लाइन बनाई, ठीक है, और उसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स, पहले AB का हाफ किया और फिर हाफ का भी हाफ कर दिया दोनों साइड। तो दिस इज नाउ इनटू 4 पार्ट्स। ये 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये कहना है कि इफ़ वी सी कि A से X जो है वो 3 पार्ट्स हैं, तो A से अगर मुझे X की मार्किंग करनी है तो इट विल बी ऑन द थर्ड पार्ट। तो ये 1 आ गया, 2 आ गया, थर्ड, तो इसका मतलब X इज समवेयर ओवर हियर, ये X की पोजीशन होगी, ठीक है। फाइंड एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ F एंड G AB। अब AB किस तरह आता है, ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग AO प्लस OB, ये आपका आता है AB। AO क्या होगा, क्योंकि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव फैक्टर अप्लाई होगा तो -2F, और जो OB है वो आपका अप्लाई हो जाएगा 2G। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका -2F प्लस 2G। अगर आप इसमें 2 कॉमन भी ले लें तो भी चलेगा, ठीक है। देन वी हैव XC। अब देखो X से आपको C पे आना है, ठीक है, तो यू कैन गो फ्रॉम XA प्लस AC, यू कैन ऑल्सो गो फ्रॉम XB प्लस BC, इट्स योर चॉइस। तो मैं जो है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ XB प्लस BC। जो XB है वो 1/4 ऑफ, क्योंकि AB के हमने 4 पीस किए और XB के पास 1 पोर्शन है, तो 1/4 ऑफ टोटल AB, हमने AB ऊपर निकाला भी था। और BC क्या चीज़ है, BC इज 2F। अब देखो 1/4 ऑफ AB, तो 1/4 क्या आपने AB की जो वैल्यू है -2F प्लस 2G और प्लस 2F कर दिया मैंने यहाँ पे। आपने अगर इसमें से कॉमन निकालना है 2 -F प्लस G करके, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स और 2 टाइम्स, प्लस 2F एज इट इज़ लिखना। आगे मूव करते हैं, तो ये बन जाएगा -F/2 प्लस G/2 प्लस 2F। आपने इन दोनों का, पहले आपने ये 2 था तो ये अपॉन में दोनों के चला गया। अब इसमें F जो है वो फर्दर सिंप्लीफाई भी होगा, तो आपको इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यूजिंग LCM। और LCM क्या होगा, LCM विल बी 2, तो -F एज इट इज़ रहेगा, ये बन जाएगा +4F प्लस G/2। तो 4F माइनस F इज़ 3F/2 प्लस G/2। ये आपको गेन कर रहा है 3 मार्क्स। आगे, राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन एंड स्लोएस्ट टर्म, इसमें आपको LCM लेना है 3x - 1 और x + 2, और आपने x + 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना और -5 को 3x - 1 से मल्टीप्लाई कर देना। इसके बाद आपने सिंप्लीफाई करना है इसको, तो ये बन जाएगा 4x + 8 -15x + 5। मैं न्यूमरेटर को और ज़्यादा कर देता हूँ, तो 4x - 15x इज़ -11x और 8 + 5 इज़ 17, ठीक है। तो ये आपका न्यूमरेटर आ गया। एंड इफ़ यू वांट टू कीप दिस 8 + 5 सॉरी 13 हो जाएगा, 8 + 5 इज़ 13। अगर आपने इसको नीचे वालों को एज इट इज़ रखना है तो यू कैन ऑल्सो कीप इट लाइक दिस, और अगर आपने इनको एक्सपैंड करना है तो एक्सपैंड भी कर सकते हैं, एग्जाम में दोनों चीज़ें अलाउ करते हैं, ठीक है। दिस विल बिकम -11x + 13 अपॉन these two brackets, which is 3x - 1 and x + 2।
ये आपके 3 मार्क्स स्कोर हो गए। 3 + 3 इज 6 एंड 7। आपने इस शीट में 7 मार्क्स स्कोर किए। नाउ यू हैव जंप अप टू 89 मार्क्स। Moving forward, the diagram shows a circle of radius 3 cm, minor sector angle is 100. Calculate the area of the major sector. ये ज़रूर पढ़ लेना, ये आपको डॉज करता है। मेजर सेक्टर की बात कीजिए तो जो मेजर सेक्टर है वो आपका ये वाला होता है, ठीक है, जो मोर देन 180 वाला होता है। तो इस केस में कितना होगा, 260 डिग्री होगा। आपने 260 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई लिखा, आर की जगह आपने 3 लिखा, स्क्वायर एरिया निकालना है, ठीक है। तो आपने लिखा 260 अपॉन 360 इंटू 9 पाई। अब आपको इसको कैंसिल ऑफ करनी है चीज़ों को। तो अब देखें यहाँ पर ज़रा, 0 और 0 कैंसिल ऑफ हो जाएगा। 9 1 टाइम्स, 9 4 टाइम्स, ये जो बच रहा है पहले उसको लिखूँगा ताकि कोई एरर ना हो। 26 अपॉन 4 बच रहा है इंटू पाई। 26 और 4 जो दोनों है वो आपका कैंसिल ऑफ होता है विद 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 13 पाई अपॉन 2। ये 3 मार्क्स को के वाले। राइट एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 19, इसको कहते हैं आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में करना है। मैं जो टेक्निक यूज़ करता हूँ वो ये है कि आप पहले इसको एक्सपैंड कर लें, ठीक है। ये ईजी टेक्निक होती है। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, ये आपका ब्रैकेट एक्सपेंड हो गया, प्लस बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस बी। अब ये चीज़ें देख लें, ये एक्स स्क्वायर वाली है, ये एक्स है और ये कांस्टेंट आ गया आपका, ठीक है, ये कांस्टेंट आ गया। इसी तरह यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, इसको कंपेयर करने में कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें ए और बी की वैल्यू नहीं पता लगती। ये एक्स वाली चीज़ है, ठीक है। तो हमें पहले सबसे पहले -6x इज़ इक्वल्स टू -2ax, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 6/2 इज़ इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू आपको पता लग गई 3 है। आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी दें x माइनस 3 होल स्क्वायर। अब आपको b की वैल्यू पता करनी है, तो जो b है उसके लिए आप कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट -19 है और जो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा वो a स्क्वायर प्लस बी है। e की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है 3 और उसका स्क्वायर कर देना है, यहाँ पे -19, तो -19 -9 इज इक्वल्स टू b, तो जो b की वैल्यू आ रही है वो आपके आ जाएगी -28। तो ये आंसर हो जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर -28, ठीक है। ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म का a और b दोनों पता लग गया। यूजिंग योर आंसर टू पार्ट ए, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट। x माइनस 3 होल स्क्वायर -28, मैंने आपको बताया था कि ये जो एक होता है h, ठीक है, यूँ याद रखें, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के होता है। तो h और k जो है ये आपके होते हैं टर्निंग पॉइंट, और इसमें h जो है वो आपका जो है वो x वाला पॉइंट होता है और k जो है y वाला पॉइंट होता है। h निकालने के लिए आप ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ जो है x माइनस 3 इसको इक्वल्स टू 0 करते हैं, ये h की टेक्निक होती है। x की वैल्यू आ जाएगी 3 और जो k है वो बाय ऑब्जर्वेशन निकलता है विच इज़ -28, और k जो है वो आपका y कोऑर्डिनेट होता है टर्निंग पॉइंट का। तो ये -28 आपका k आ गया और h आ गया आपका 3, तो ये बन जाएगा 3, -28। अब 1 + 2 3 और 3 + 3 इज़ 6। हमने इस वाले में 6 मार्क किए और टोटल अब तक 89 + 6 इज़ 95। सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद आवर पेपर। वी आर लेफ्ट विद लास्ट 5 मार्क्स जो कि हैं सर्ड्स। सिंप्लीफाई √75 + √27। देखो मैंने इसकी टेक्निक बताई थी कि 75 जो है अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये 3 × 25, ये स्क्वायर नंबर से डील होता है, तो आप इसको √3 × √25 लिख सकते हैं, √75 को, प्लस √27 को आप √3 × √9 लिख सकते हैं। ये स्क्वायर नंबर से ब्रेकअप हो जाता है। जो √25 है वो 5 है और ये √3 हो गया, ये आपका 75 बन गया, ये √3 × 3 बन गया। अब देखो मैं इसको लिखने का स्टाइल चेंज कर दूँगा, 5 √3
प्लस 3 √3। जब ये दोनों ही √3 के फॉर्म में आ गए तो अब आप इनके कोफिशिएंट 5 और 3 को ऐड कर सकते हैं, तो द फाइनल आंसर विल बी 8 √3। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज करते वक्त आपको जो है आपने लिखा 3/2 प्लस √5, ये पूरा न्यू पार्ट है जो इस दफ़ा सिलेबस में आपके आया है, तो ये आ सकता है, ज़्यादा चांसेस है। आपने रैशनलाइज करते वक्त जो पहली टर्म होती है उसको एज इट इज़ रख देना होता है, फॉर एग्जांपल 2, मगर जो दूसरी वाली टर्म होती है √5 उसका साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करते हैं मतलब कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो ये -√5, ये भी 2 -√5। हमेशा याद रखें कि ये जो पोजीशन है a प्लस बी और ये a माइनस बी, ये एक आइडेंटिटी है जो कि आपके रिड्यूस हो जाती है a² माइनस b² पे, तो हमेशा याद रखें। तो ये जो आपका बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, जो कि आपका बन जाएगा 4 माइनस 5। आपका अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया 4 - 5। और ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में 3 जो है वो 2 माइनस √5 से मल्टीप्लाई होगा। आप इसको एज इट इज़ रख दें, कोई मसला नहीं है, इस वक्त इसको एक्सपेंड ना करें, ठीक है। आपने जब 4 - 5 नीचे डिनोमिनेटर में किया तो ये आ गया -1 और ऊपर एज इट इज़ 3 लिखा, ब्रैकेट में 2 माइनस √5 लिखा। -1 डिनोमिनेटर में छोड़ना अलाउड नहीं है इस तरह, तो आप ऊपर इसको न्यूमरेटर में डील कर लें, -3 2 माइनस √ आपका हो जाएगा 5। या ऑल्टरनेट ये भी है कि आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपका ये बन जाएगा √+5 बन जाएगा और -6 बन जाएगा, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो इसको इक्विवेलेंट पोजीशन में आप इसको ऑपोजिट भी कर सकते हैं कि 3 आपने पॉजिटिव करने के लिए इनकी साइन चेंज कर दी, √5 - 2 सबसे बेस्ट ये है। तो आपने लिख दिया 3 √5 - 2, मगर सब पोजीशंस जो हैं वो अलाउड है। 3 √5 - 6 भी अलाउड होगी, ठीक है, और 3 ब्रैकेट √5 - 2 भी अलाउड होगी। तो ये फर्दर हमने 5 मार्क्स का किया और ये टोटल अब आपके 100 मार्क्स हो गए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू।